नमस्कार, स्वागत है आपका एआर की वॉइस 517 चैनल में। आज की कहानी है वसीयतनामा। उसे फ़ोन किया या नहीं, मेरा दिल कब से घबरा रहा है, सांस फूला जा रहा है। अपर्णा जी सिसकते हुए बोली, कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। हाँ, बस आ ही रहा है। तुम धैर्य रखो भाग्यवान। इतनी दूर से आएगा तो समय लगेगा ही ना। ऐसा तो नहीं है कि रिक्शे में बैठा और तुरंत आ गया। बगल में नहीं है, तसल्ली रखो। किशोर जी ने अपनी पत्नी को झूठी तसल्ली के साथ दवाई दी, जिससे उन्हें गहरी नींद आ गई। बाबूजी, मम्मी तो सो गई हैं। कम से कम आप तो खाना खा लीजिए। सुबह से आपके पेट में एक निवाला नहीं गया है। ऐसे में तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। रसोई से बाहर आकर छोटी बहू आरती ने खाने की थाली किशोर जी के सामने रख दी। भीगी आंखों से उन्होंने खाना खाया। 2 कौर भी मुश्किल से खाए थे, पर पेट भी भरना जरूरी था, वरना अस्पताल की भागा-दौड़ी कौन करता। पिछले 1 महीने से अपर्णा जी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। अस्पताल तो बहाना है, वरना डॉक्टर तो पहले ही जवाब दे चुके हैं कि आपकी पत्नी बस कुछ महीनों की मेहमान है। उन्हें जितना हो सके खुश रखिए। अब किशोर जी भी क्या करते। अपर्णा जी की खुशी तो बस अपने बड़े बेटे जय से मिलने में है। घर का बड़ा बेटा जय दूर शहर में जाकर बस गया है। उसके परिवार में पत्नी जानवी और 2 बेटे हैं, जो यहाँ कम ही आते हैं। लेकिन जब भी वे आते हैं तो जानवी का मन ससुराल में लगता ही नहीं। कोई न कोई बहाना बनाकर मायके रवाना हो जाती। जय भी 2 घंटे रुकता है, फिर बीबी के पीछे पीछे ससुराल चला जाता है। अपने छोटे बेटे मनोज को खोने के बाद अपर्णा जी ज्यादा बीमार रहने लगी थी। अपर्णा जी का छोटा बेटा मनोज एक सड़क हादसे में मारा गया था। उसकी पत्नी आरती अपने सास ससुर के पास रहती और बड़े दिल से सेवा करती है। आरती की एक बेटी है जो अभी स्कूल में ही पढ़ रही है। उनको कुछ महीने पहले ही पता लगा था कि उनकी पत्नी को पेट में कैंसर है, जो लाइलाज है। फिर भी उन्होंने शहर के बड़े से बड़े अस्पताल में इलाज करवाया। कहाँ-कहाँ चक्कर नहीं काटा। अंदर से पूरे टूट चुके थे। अब वो अपनी पत्नी को घर पर रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं। आरती भी अपनी सास की दिल से सेवा करती है। आरती की बेटी पीहू सीधे स्कूल से आकर दादी के पास जाती थी। उनसे बहुत सारी बातें करती थी। स्कूल की सारी बातें सुनाती थी और उसी की वजह से अपर्णा जी का मन बहल जाता था। आरती अपने सास ससुर के साथ रहकर उनकी ही सेवा करती थी। मनोज एक सामान्य सी नौकरी करता था। आमदनी ज्यादा नहीं थी, पर फिर भी घर का खर्चा खींचते तानते चल जाता था, क्योंकि किशोर जी की पेंशन से सहारा मिल जाता था। बड़े बेटे की पत्नी जानवी को अपने पति की कमाई पर बड़ा घमंड था। वो अपने देवर और देवरानी की इज्जत ना करती, न सास ससुर की सुनते थे। जब भी ससुराल आती तो हुक्म चलाती थी, बड़े होने का रौब दिखाती। रसोई में पैर रखना तो दूर, एक चम्मच इधर से उधर उठाती भी नहीं थी। और वो घर खर्च में 1 रुपया भी नहीं देती थी और न ही सास के इलाज के खर्च से उसे कोई लेना देना था। वहीं आरती धैर्य रखने वाली बहू थी और कम पैसों से भी गुजारा कर लेती थी। समझदार थी। वो सास ससुर को अपने माता पिता के समान ही इज्जत देती थी। जब जय की मौत हुई तो मायके वालों के जिद की वजह से मायके तो चली गई, पर 2-4 दिन में ही उसे अपने भाई भाभीओं का रवैया अच्छा नहीं लगा और वह वापस लौटकर अपने ससुराल ही चली आई। मायके में उसका जीवन नरक हो गया था और वह भाई भाभीओं पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। इसीलिए उसने मायके से लौट आने का फैसला किया। यहाँ उसके सास ससुर भी अकेले थे। जेठ जी दूर रहते थे, जो कभी कभी आते थे और उसे अपने माता पिता की बिल्कुल परवाह नहीं थी। मायके वालों ने सलाह दी थी कि आरती की बेटी को हम पाल लेंगे
और आरती दूसरी शादी कर ले, पर वो इन सब के लिए तैयार नहीं थी। वे अपनी बेटी को मायके नहीं छोड़ना चाहती थी, न ही चाहती थी कि उसकी बेटी दादी दादा से दूर रहे। उन चारों ने मिलकर अपना परिवार फिर से बना लिया था और वे खुश रहने लगे थे। पर अपर्णा जी की बीमारी ने सबको तोड़ कर रख दिया था। आरती पढ़ी लिखी तो थी, पर अपर्णा जी की देखभाल करने के इरादे से उसने नौकरी न करने का फैसला किया। किशोर जी अपनी पत्नी, बहू और पोती की अच्छे से देखभाल कर रहे थे। जय को बार-बार फोन किया गया, बीमारी की सूचना दे दी, पर वो नहीं आया। जानवी ने जय के कान भर दिए। उसका कहना था कि आने-जाने में बहुत खर्चा होगा, तो तबीयत पूछने के लिए क्या जाना, हाल-चाल फ़ोन में ही ले लो। जब मम्मी नहीं रहेंगी, तभी चले जाना, तब भी तो जाना ज़रूरी होगा। कितनी बार जाओगे? एक बार हाल पूछने, एक बार मरने के बाद देखने। जय के दिमाग में ये बात बैठ गई और वो अपनी मम्मी अपर्णा जी के जाने का इंतजार करने लगा। पर उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि उसकी माँ के प्राण उसमें ही अटके हुए हैं। उनकी ममता कब से छटपटा रही थी अपने बड़े बेटे को देखने के लिए। बस आंखें दरवाजे पर ही टिकी होती थी। वो उससे मिलना चाहती हैं, तरस रही हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, बाहर कमाने निकल जाते हैं, फिर उनकी भावनाएं भी मर जाती हैं। माता-पिता से ज़्यादा उनके लिए अपना समय और पैसा ज़रूरी हो जाता है। बस यही हाल जय का था और वो रोज़ अपर्णा जी से न मिलने का कोई न कोई बहाना बना ही रहा था। अपने बेटे जय को अपर्णा जी रोज याद करती थी, पर किशोर जी उससे रोज झूठ बोल देते थे। जय बेटा कब आओगे? यह कहते हुए वह गहरी नींद में सो गई। और जब किशोर जी उनके लिए गरम गरम चाय लाए और बार बार बुलाने पर जब वह हिली नहीं, तो उनके हाथ से चाय का कप छूट गया और उनके शरीर को वह झकझोरने लगे, पर वे हिली नहीं। डॉक्टर ने आकर उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक माँ अपने बड़े बेटे का इंतजार करते करते ही परलोक सिधार गई। वह बेटा जिसने पहली बार उन्हें माँ कहकर पुकारा था। आरती का रो रो कर बुरा हाल था। उसे अपनी सास से, माँ से भी बढ़कर प्यार मिला था। किशोर जी बड़े दुखी थे और उन्होंने अपने बेटे जय को मृत्यु की सूचना नहीं दी। रिश्तेदारों में से एक ने जय को फोन कर दिया, तो जय परिवार सहित दौड़ा चला आया, जैसे उसके मन की मुराद पूरी हो गई कि हाँ, अब माँ मर गई है, अब जरूर देखने जाना होगा। अपर्णा जी की मृतदेह रखी हुई थी, सारे क्रियाकांड करने थे। पंडित जी ने आवाज लगाई कि अपने बेटे को आगे बुलाइए। ये सुनकर किशोर जी और आरती की रुलाई फूट पड़ी, क्योंकि छोटा बेटा तो कब का संसार छोड़कर जा चुका था। पंडित जी ने बड़े बेटे से कहा, पहले हक तुम्हारा बनता है, छोटे बेटे का तो बाद में। तो जय ने आगे कदम बढ़ाया, लेकिन किशोर जी ने टोक दिया, हमारा कोई बड़ा बेटा नहीं है, अपनी पत्नी के सारे क्रियाकर्म मैं ही करूंगा। ये सुनकर जय को झटका सा लगा। वो गुस्से से बोला, पापा आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मम्मी के सारे क्रियाकर्म मुझे करने दीजिए, आखिरकार मैं उनका बड़ा बेटा हूँ। जय, तूने अपने सभी हक खो दिए। जो बेटा माँ से जीते जी मिलने नहीं आया, वो उसके जाने के बाद सारे क्रियाकर्म करके क्या जताना चाहता है? तेरी मम्मी तेरे लिए तरसती रह गई और तू नहीं आया, उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। मनोज के मरने का बहुत बड़ा गम उसके दिल में था। वो उस दुख से बाहर आ सकती थी अगर उसे तेरा प्यार और अपनापन मिल जाता, लेकिन तूने तो उससे मुंह ही फेर लिया। अब तेरे आने का कोई मतलब नहीं है। तू अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर जा सकता है। जिंदा थी तो उसे प्यार की जरूरत थी, मरने के बाद तो क्या देने आया है? अब तो उसे पता भी नहीं कि कौन उसे देखने आया है और कौन नहीं। किशोर जी ने सारे क्रियाकर्म खुद से ही किए और जय को हाथ तक नहीं लगाने दिया।
जय और उसकी पत्नी वहीं पर रहे क्योंकि रिश्तेदारों का उन पर दबाव था। 13वीं बीत जाने पर किशोर जी ने सब रिश्तेदारों को कहा कि मैं आप सबके सामने जीते जी अपनी जायदाद का भी बंटवारा करना चाहता हूँ, ताकि आप सब इस बात को साक्षी रहें कि मैंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। मैंने अपनी वसीयत बना ली है। मेरे इस दुनिया से जाने के बाद ये घर, गांव वाली जमीन मैं अपनी बहू आरती और पोती के नाम करता हूँ। अपर्णा के कुछ गहने जो उसने बड़ी बहू जानवी को देने को बोला था, लेकिन अब मैं उसे छोटी बहू को ही देना चाहता हूँ। पापा, आप ये अन्याय नहीं कर सकते। बड़े बेटे के रहते हुए विधवा बहू और पोती के नाम अपनी जायदाद कैसे कर सकते हैं? आपका एक बेटा मरा है पर दूसरा अभी जिंदा है। आपकी जायदाद पर सिर्फ मेरा हक है। अब मनोज तो रहा नहीं तो उसकी बीवी हकदार नहीं है। इन्हें इनके मायके भेज दीजिए। जय की पत्नी ने भी हामी भरते हुए कहा, पापा जी, आपके दो दो पोते हैं, फिर आप अपनी जायदाद अपनी पोती के नाम कैसे कर सकते हो? ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लगता है देवरानी ने कोई काला जादू करके सारी जायदाद अपने नाम करवा ली है। मेरे पति और बच्चे के बारे में नहीं सोचा। अरे हम किराए के घर में रहते हैं। हमने सोचा था कि जायदाद को बेचकर शहर में अपना फ्लैट ले लेंगे, पर देवरानी ने तो हमारे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। तुम दोनों चुप रहो। मेरे लिए मेरे दोनों बेटे मर गए। तू कभी अपनी मम्मी की तबीयत भी पूछने नहीं आया। जब इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, तब भी नहीं आया। जब तेरे बूढ़े बाप को जवान बेटे के कंधे की जरूरत थी, तब क्यों नहीं आया? जब तेरी देवरानी अकेले हम दोनों की सेवा कर रही थी, हमारी हर जिम्मेदारी निभा रही थी, तब क्यों नहीं आया? अब जायदाद लेने के लिए जितना मुंह खोल रहे हो, कभी ये क्यों नहीं कहा कि पापा, आप चिंता मत करिए, आपका एक बेटा गया तो क्या हुआ, दूसरा बेटा तो है, वो आपका सहारा बनेगा। जानवी बहू, तुमने कौन सी जिम्मेदारी निभाई है जो तुम वसीयत में कुछ पाने की उम्मीद रखती हो? मेरे लिए तो बेटे, बहू और बेटी तीनों का फर्ज मेरी बहू आरती ने निभाया है। आरती ही थी जो हमारे साथ हर कदम पर खड़ी थी, चाहे वो अस्पताल जाना हो, चाहे वो मंदिर जाना हो। आरती ही थी जो अन्नपूर्णा बनकर हमें भरपेट प्रेम से खाना बनाकर खिलाती थी। आरती ही थी जिसने एक बेटी बनकर दुख की हर घड़ी में हमारे आंसू पोंछे थे। आरती ने अपने सभी फर्ज निस्वार्थ भावना से निभाए हैं। कभी हमसे कुछ मांगा नहीं, कोई अपनी इच्छा नहीं जताई। यहाँ तक कि उसे नौकरी भी मिल रही थी, पर हमारी सेवा के कारण उसने उसे भी त्याग दिया। छोटी बहू ने ही बड़े बेटे और बड़ी बहू का फर्ज निभाया। जानवी बहू, तुमने इस घर के लिए हमारे लिए क्या किया? तुमने तो अपने पति तक को उसकी माँ से मिलने नहीं दिया। तुमने कभी एक गिलास पानी भी हमें पिलाया है? आज तुम्हारे कारण जय ने अपने घर आना छोड़ दिया क्योंकि तुम्हें बड़े शहर में और अकेले रहना था। जब तुम्हें हमसे कोई मतलब नहीं है, हमारे सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, तो हमारी जायदाद से भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आरती सिर्फ हमारी वजह से उसने दूसरी शादी तक नहीं की, अपना जीवन इस घर को ही समर्पित कर दिया। पीहू ने भी हमारा बहुत ध्यान रखा है। पीहू छोटी है, पर अपनी दादी को रोज समय देती थी, अपनी मीठी जुबान से दादी को कहानियां सुनाती थी। पीहू साथ थी तो पता लगा कि हमारी भी संतान की संतान है। लड़की है तो क्या हुआ, उसने हमें दादा दादी होने का एहसास करवाया है। माना तुम्हारे दोनों बेटे हैं, पर हमारे पास तो कभी ये रहे ही नहीं। हमसे कभी अपने पोतों को गोद में नहीं खिलाया है। कभी एक रात भी ये बच्चे अपने दादा दादी के साथ सोए नहीं। कभी हमारे साथ
खेले नहीं तो आज मेरे पोते भी मेरी जायदाद में कोई हक नहीं रखते हैं। जीवन का कुछ पता नहीं, जाने कब क्या हो जाए। इसीलिए मैं अभी से सबके सामने सब बता रहा हूँ। कहीं मेरे जाने के बाद तुम दोनों मेरी बहू और पोती को बेघर नहीं कर दो। इसीलिए मैंने अपनी वसीयत बना ली है। किशोर जी की बात सुनकर वहां सन्नाटा सा छा गया। जय और जानवी ये सुनकर बहुत शर्मिंदा हुए और किशोर जी से माफी मांगने लगे, पर उन्होंने माफ नहीं किया और कहा, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अब मेरा तुम दोनों पर विश्वास उठ गया है। तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। मैं जीते जी ही कुछ काम करना चाहता हूँ ताकि मेरी बहू, माफ करना, मेरी बेटी को मेरे जाने के बाद में परेशानी ना हो। जय अपने परिवार को लेकर चला गया। किशोर जी ने अपने लॉकर में आरती का नाम नामित कर दिया और गांव की जमीन बेचकर वो राशि आरती के नाम बैंक में अकाउंट खुलवाकर डाल दी, जिससे हर महीने ब्याज के रूप में अच्छी आमदनी हो जाएगी। जीते जी उन्होंने अपनी बहू और पोती के लिए सब इंतजाम कर दिया, क्योंकि जो पेंशन मिल रही थी वो उन्हें जीते जी ही मिल पाएगी। लेकिन उनके जाने के बाद आरती और खुश पीहू को कोई परेशानी न हो। अपने बड़े से घर में के कुछ कमरे किराए पर उठा दिए ताकि उसके किराए से पीहू की पढ़ाई और घर खर्च चलता रहेगा। समाज और रिश्तेदारों में इस अनोखे बंटवारे के बड़े चर्चे थे। बेटा होते हुए भी बहू के नाम जायदाद करने की सभी प्रशंसा कर रहे थे। जिस बहू ने बेटे से भी बढ़कर घर का हर फर्ज निभाया है, वो बहू ही असली मायने में जायदाद की हकदार हो जाती है। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।